हेलो गाइस, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 5th चैप्टर इंडियाज फॉरेन ट्रेड के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इंडियाज फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए मैंने इसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी की थी, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, किस सिचुएशन में था, और हम किन किन कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर पाते थे और किन किन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड नहीं कर पाते थे। साथ ही फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर के सी टॉपिक की भी स्टडी करेंगे, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा था और कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कैसा था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कैसा था। तो इन सब टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमारा इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करा और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करा। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडिपेंडेंस से पहले उसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो जो इंडियंस थे वो हैंडमेड गुड्स को प्रोड्यूस करने में काफी एक्सपर्टाइज रखते थे, स्पेशलिटी रखते थे। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत हद तक, बहुत ज्यादा लेवल पे क्या होता था, हैंडमेड गुड्स का प्रोडक्शन होता था। तो इसलिए हमारे इंडिया के अंदर जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी, मतलब हैंडमेड गुड्स की जो इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, हैंडमेड गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हुआ करती थी और इंडिया की हैंडमेड गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई, जिसकी वजह से हमारे इंडियन हैंडमेड गुड्स की जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा हो गए और प्राइस ज्यादा होने की वजह से हमारे इंडियन हैंडमेड गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो कम हुई और साथ में इन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर भी हैंडमेड गुड्स की डिमांड कम होने लग गई। और इसी कारण हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसका मार्केट साइज क्या हो गया, दिन प्रतिदिन कम होता गया। इसी वजह से जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने क्या करा, इंडियन हैंडमेड गुड्स की इंडस्ट्रीज को बंद करना चालू कर दिया। क्योंकि डिमांड्स हो नहीं रही थी गुड्स की, इसलिए उन्होंने क्या करा, इंडियन हैंडमेड गुड्स का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारी हैंडमेड इंडस्ट्री का पतन हुआ था, मतलब डिस्ट्रॉयड हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करा था, जिसी की वजह से हमारा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर। तो इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर किस स्थिति में था। तो एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की स्टडी करते हैं, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने बहुत ज्यादा सफर किया। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर वो पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से ब्रिटेन को फायदा हो और इंडियन इकोनॉमी को क्या हो, नुकसान हो। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं। द ब्रिटिश यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो जो ब्रिटेन के अंदर जो मशीनें थी, इंडस्ट्रीज थी, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती थी, रॉ मटेरियल की। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते थे उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते थे और फिर उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते थे, फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद में उन्हें मार्केट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो मार्केट के तौर पर वो इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लाते थे और इंडियन मार्केट्स में बेचते थे। तो इस तरीके से उन ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। थर्ड पॉइंट, द इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो एक्सप्लॉयटेड एज ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, इंडिया से कच्चे माल का निर्यात किया। मतलब ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करवाया इंडिया से ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के अंदर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद अब ब्रिटिशर्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, एक मार्केट की। तो वो मार्केट उन्हें कौन नजर आई, इंडिया के अंदर उन्होंने क्या करा, अपने ब्रिटिश गुड्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सेल किया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने गुड्स बनाए थे वो मशीन मेड थे और मशीन मेड गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आती थी
और उनकी क्वालिटी भी बहुत कम अच्छी हुआ करती थी। इसी वजह से इंडियन मार्केट्स के अंदर ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुई और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जो हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। Owing to increase in export of raw material to Britain led to decay of handicraft। देखिए इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ने लग गया, उसकी वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, डिके हो गया उसका। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में था। मतलब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में कब होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट का वैल्यू किससे ज्यादा होता है, इंपोर्ट के वैल्यू से। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा इंडिया इतना हाई लेवल पे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था ना, जो हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हुआ करता था। तो इसलिए हमारा इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड था, वो क्या था, बहुत सरप्लस में हुआ करता था। मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करती थी एज कंपेयर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो उस टाइम पीरियड पर, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस की स्थिति में था। अब कैसे समझ सकते हो, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा थी उस टाइम पीरियड पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ डाटा है, उसे आपको लर्न करना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। तो 1946 से 1947 के टाइम पीरियड पर जो हमारा एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से कितना ज्यादा था, 31 करोड़ था। और ये जैसे जैसे इस टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे हमारे एक्सपोर्ट कम होते गए और इंपोर्ट ज्यादा होते गए। तो देखिए 1947 से 1948 के टाइम पीरियड पर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कितना ज्यादा था, 14 करोड़ था। तो 1946 से 1947 तक हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कितना ज्यादा था, 31 करोड़। और एक साल बाद में हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो श्रंक होके कितना हो गया, ओनली 14 करोड़ हो गया था। मतलब सिर्फ 14 करोड़ ही ज्यादा था। तो अब आप समझ सकते हो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमारा एक्सपोर्ट कम होता गया और इंपोर्ट ज्यादा होता गया। 5 ईयर प्लान के अंदर तो ऐसा ही हुआ है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं। 7th पॉइंट, एज रिगार्ड्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वाज लार्जली कन्फर्म्ड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपना रखी थी जिसकी वजह से हम सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड कर पाते थे और हम किसी अन्य मतलब और कंट्रीज के साथ में ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर 50% या 50% से ज्यादा जो हमारा ट्रेड हुआ करता था वो सिर्फ किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। 8th पॉइंट देखिए, सिंपली बिकॉज द ब्रिटिश रूलर्स एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमी एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज ए मार्केट फॉर देयर एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, सिंपली एक पॉलिसी अपनाई, उनका एक पॉलिसी का एजेंडा था, उसके तहत क्या करते थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर से रॉ मटेरियल को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल समझा और फिर बाद में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में उन्होंने इंडिया को एक मार्केट समझा जहां पर फिनिश गुड्स की वो क्या कर सकते थे, सप्लाई कर सकते थे, सेल कर सकते थे। तो 8 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। 9th पॉइंट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेट बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर किन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है और किन गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट होता है। तो उस टाइम पीरियड पर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था उसकी वजह से शो होता था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, बैकवर्ड है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत हाई लेवल पे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट होता था। तो एक बात बताइए, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर हाई लेवल पे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होएगा तो इसका मतलब उस इकोनॉमी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर सके, फिनिश गुड्स में। तो ये किस चीज का सिंबल है, बैकवर्डनेस का सिंबल है। तो इस पॉइंट को दोबारा से समझते हैं। देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी एज आवर एक्सपोर्ट इंक्लूड largely of raw material while our imports include largely of finished goods। तो हमारे एक्सपोर्ट के अंदर किसको इंक्लूड करा जाता था, ज्यादा रॉ मटेरियल को, और इंपोर्ट के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता था, फिनिश गुड्स को। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि हमारा जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने
जो हमें इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड में दी थी वो बहुत बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा था हमारे इंडियन इकोनॉमी का। इसलिए हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गाइस, न्यू टॉपिक की स्टडी करते हैं, इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजीज या प्लान अपनाए गए जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का जो साइज है वो पहले के कंपैरिजन बढ़ पाया। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, क्योंकि हमारा जो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में होता है और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में होता है। तो मतलब आज हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और हमारा आज के टाइम पीरियड पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका साइज बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये किस तरीके से इतना डेवलप्ड हो पाया, इसके समझने के लिए हमें इन पॉइंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड एक जो ईयर है 1991 का उसे क्या बोला गया, ईयर ऑफ डिवाइड। तो इसकी इन सब पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और किस पोजीशन में है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसे समझने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की मीनिंग समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री। मतलब एक कंट्री के अंदर जिन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है उसकी मनी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है इंडिया का वो काफी फेवरेबल हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में 5 ईयर प्लान्स अपनाए गए और प्लान्स के अंदर क्या है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो बहुत कम था, कुछ ही कंट्रीज के साथ होता था, इसलिए उसका अमाउंट भी बहुत कम हुआ करता था। तो इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, अंडर द प्लान प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्ड अ नोटिसेबल चेंज। तो जब से हमने 5 ईयर प्लान अपनाया है उसके बाद से हमारे इंडिया के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में बहुत हद तक चेंजेस देखने को मिले हैं और जो कि फेवरेबल है अगर हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड को इंडिया से ही कंपेयर करते हैं। तो देखिए, शोज वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान्स पीरियड स्टार्टेड विथ 1951। तो देखिए इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स कब से स्टार्ट हुए थे, 1951 में हुए थे। तो जब से हमने 5 ईयर प्लान्स अपनाए हैं उसके बाद से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर नोटिसेबल चेंज देखने को मिला है। तो इस टेबल की स्टडी करने के बाद में हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जो इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कैसा था, उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अब जब से लेके अब तक, मतलब 1950 से लेके अब तक कितने 5 ईयर प्लान अपनाए जा चुके थे, 12 5 ईयर प्लान अपनाए जा चुके थे। तो ईच 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट की वैल्यू में भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट की वैल्यू के अंदर भी इंक्रीज हुआ था। तो देखिए एक एक करके इन्हें अच्छे से समझेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर जो इंपोर्ट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3651 करोड़ थी और एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी थी, 3109 करोड़ की थी और टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना होता था, 6760। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था उस टाइम पीरियड पर उसके अंदर काफी इंक्रीज हुआ था जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपनाया था। क्योंकि 5 ईयर प्लान से पहले जो हमारा इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत कम था, क्योंकि हम बहुत कम कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते थे और मेनली जो ज्यादा हम ट्रेड करते थे वो किसके साथ करते थे, सिर्फ ब्रिटेन के साथ में करते थे। तो देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारे जो इंपोर्ट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5402 थी करोड़ थी और जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3603 करोड़ की थी और टोटल जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो कितना था, 8465 था। तो दिस प्रोसेस गोइंग ऑन जब तक हमने 6 5 ईयर प्लान अपनाए थे, मतलब 6 5 ईयर प्लान तक ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके अंदर हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रखी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। उसके तहत क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता था जिन गुड्स को हम विदेशों से या फॉरेन से खरीदते थे, जिसको आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी बोलते हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया, क्योंकि
हमारे इंडिया की पॉलिसी थी हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज का इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करना है जिन गुड्स एंड सर्विसेज को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इसलिए हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के अंदर 7th 5 ईयर प्लान तक कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। बट जब से हमने न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए थे, मतलब 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद से इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कई गुना, मतलब मल्टीपल टाइम से इंक्रीज हुआ था और हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला था। तो देखिए इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था आफ्टर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, तो जो पहले न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से पहले हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो थाउजेंड्स में हुआ करता था। बट इंडिपेंडेंट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बाद से हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट से चेंज हुआ। तो 8th 5 ईयर प्लान में जो इंपोर्ट था उसकी वैल्यू कितनी थी, 4,70,445 करोड़ की थी और एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी थी, 4,20,351 करोड़ की थी और टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितने का था, 8,90,796 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हो कितना मैसिव चेंज आया था न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बाद से। तो न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बाद से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड समय के साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, हमारे इंपोर्ट की वैल्यू में भी इंक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट की वैल्यू में भी इंक्रीज हुआ है। तो देखिए जो ये डाटा है बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो इसका जो सोर्स है इकोनॉमी सर्वे है 2017 और 18 का, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 2017 और 18 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जिससे आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफी अच्छी स्थिति में आ गया है पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो बहुत कम था, क्योंकि हम ज्यादा कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। बट जब से हमने न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए हैं उसके बाद से हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर मैसिव चेंज देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बहुत हद तक बढ़ गया है। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ने की वजह से हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो आज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से ही आज हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफी अच्छी स्थिति में है अगर हम इंडिया को इंडिया से कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम इंडिया को आज वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है आज भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। बट अगर हम इंडिया को इंडिया से ही कंपेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से, तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो काफी अच्छी स्थिति में है। तो इस टेबल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर, चलिए टेबल को पॉइंट्स के हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 5 ईयर प्लान्स। तो जब से इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स अपनाए गए हैं तब से इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखने को मिला है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कभी भी 5 ईयर प्लान्स को अपनाने के बाद से घटा नहीं है, ऑलवेज उसके अंदर क्या देखने को मिला है, इंक्रीज ही देखने को मिला है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट हैज राइजन फ्रॉम 6,760 करोड़ इन फर्स्ट प्लान। तो जो फर्स्ट प्लान था उस टाइम पीरियड पर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो कितना था, 6,760 करोड़ था। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, मतलब जो लास्ट में 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था, उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना था, 22,19,1132 करोड़ था। तो आप देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान और 9th 5 ईयर प्लान में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो देखिए अगर इसे परसेंटेज इंक्रीज बहुत समझे तो 3282 टाइम्स था, मतलब 3282 गुना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ था हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में जब से 5 ईयर प्लान्स को अपनाया गया है। तो देखिए थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाइल इंपोर्ट इंक्रीज्ड बाय द 3612 टाइम्स, मतलब जो इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है इंडिपेंडेंस से 12th 5 ईयर प्लान तक जो कितना हुआ था, 3612 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और दूसरा जो एक्सपोर्ट था वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 2895 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मतलब एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। कितना इंक्रीज हुआ था, 2895 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो मतलब इंपोर्ट के अंदर ज्यादा इंक्रीज हुआ था और एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा कम इंक्रीज हुआ था। बट फिर भी ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और इन सब पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद हमें ये क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट में, इट सीम्स टू बी एन इंप्रेसिव स्टोरी। तो देखिए ये हमारे इंडिया के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बहुत अच्छी इंप्रेसिव स्टोरी है, जिसके तहत हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत हद तक एक्सपेंड हो पाया, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बहुत हद तक बढ़ पाया। इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखने को मिला
इस 5 ईयर प्लान में। गाइस अभी हमने इंडिया के फॉरेन ट्रेड की इंप्रेसिव स्टोरी की स्टडी करी, अब आगे चलते हैं। हाउएवर देयर आर एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी। तो देखिए हमने इंप्रेसिव स्टोरी की स्टडी करी, बट उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रेस होगा, मतलब निराशा हासिल होगी। तो देखिए फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिकॉर्ड। तो हम इन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें कि किन कारणों की वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड आज हमें निराशावादी महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रेस होता है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज बीन हाई ओविंग टू द बेस इफेक्ट। तो देखिए हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है उसके अंदर जो हाई हुआ है ना, वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? बेस इफेक्ट की वजह से। मतलब क्या है कि बेस इफेक्ट की वजह से हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है उसके अंदर परसेंटेज जो चेंज हो बहुत ज्यादा नजर आता है, क्योंकि इनिशियली जो इंडिया का एक्सपोर्ट था इंपोर्ट था वो बहुत कम था, इसलिए जो थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है उसकी वजह से हमारा जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भैया बहुत इंप्रेसिव स्टोरी है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा था? बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा था। तो इसको अच्छे से समझते हैं। इट मीन्स इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज वेरी लो। तो मैंने आपको बताया इनिशियली जो इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो बहुत कम था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंगली इवन स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ शोज अ सिग्निफिकेंट राइज इन टर्म ऑफ परसेंटेज राइज। तो देखिए जब थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है ना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में, उसकी वजह से जो परसेंटेज जो राइज होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, परसेंटेज राइज। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत इंप्रेसिव चेंज हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो बहुत कम था, हमारा इनिशियली एक्सपोर्ट भी कम था और इंपोर्ट भी कम था। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद में जब 5 ईयर प्लान अपनाए गए उस टाइम पीरियड पर जब ट्रांजेक्शन हुई तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट के अंदर और थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ इंपोर्ट के अंदर। उसकी वजह से ऐसा लगता था कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से लगता था कि बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। बट ऐसा नहीं था, ये सब जो इंक्रीज हो रहा था वो सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा था, और बेस इफेक्ट की वजह से परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं। व्हाइल ओवर टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैव टेंडेड टू राइज। तो देखिए समय के साथ से हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला, मतलब इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला। बट फिर भी हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल शेयर है मार्केट का उसके अंदर कमी हुई। क्यों कमी हुई? क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसके अंदर जो इंक्रीज देखने को मिला, परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला, वो किसकी वजह से हुआ था? सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से। इसी कारण हमें क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट साइज था इंटरनेशनल ट्रेड का वो 5 ईयर प्लान के अपनाने के बावजूद भी उसके अंदर कमी देखने को मिली। तो देखिए पॉइंट को और आगे अच्छे से समझते हैं। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज टेंड टू डिक्लाइन। इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड शेयर था परसेंटेज वो क्या हो गया था? डिक्लाइन हो गया था 5 ईयर प्लान को अपनाने के बाद। और इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर इंक्रीज हुआ, इंपोर्ट के अंदर इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद हमारा जो ग्लोबल ट्रेड शेयर था, परसेंटेज शेयर था, उसके अंदर क्या हुआ? कमी देखने को मिली। इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया बेस इफेक्ट था, क्योंकि जो इंडिया का इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट था उसके अंदर जो इंक्रीज हो रहे थे, परसेंटेज इंक्रीज हो रहे थे, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहे थे? बेस इफेक्ट की वजह से हो रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। इट डिक्लाइन फ्रॉम 1.8% इन 1950 टू 51। तो देखिए 1950 और 51 में हमारा इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, मार्केट शेयर था, वो कितना था? 1.8% था, और जो कि 1991 में कितना हो गया था? सिर्फ 0.5%। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्यों जो कि ये शो कर रहा है कि हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट शेयर था उसके अंदर क्या हुआ? कमी देखने को मिली फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। मतलब न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम पीरियड के बीच में, हमारा जो इंडिया का ग्लोबल शेयर था, परसेंटेज शेयर था, उसके अंदर कमी देखने को मिली। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म्स दैट इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज टेंड टू इंप्रूव। तो देखिए इंडिया के अंदर जब से न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद से हमारा जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड शेयर था वो क्या हो गया था? इंप्रूव हो गया था, बढ़ गया था पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि
इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया गया था। इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा और इंपोर्ट भी हमारा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। तो आगे चलते हैं। इन 2015-16 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ट्रेड वाज 2.0%। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो कितना था, 0.2 था, और इंपोर्ट का जो ट्रेड शेयर था कितना था, 2.4% था। तो आप समझ सकते हो जब से हमारे इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रिफॉर्म हुए हैं उसके बाद से हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट शेयर था उसके अंदर इंक्रीज हुआ, मतलब इंप्रूव हुआ। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगेन इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म्स दैट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज बिकम सिग्निफिकेंट। तो जब से हमने न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए हैं उसके बाद से ही हमारा जो इंडियन ट्रेड है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टेबल की हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को बहुत अच्छे से समझा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर सकते हैं, जिससे हमने समझा कि हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेन ट्रेड है, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। इसकी एक इंप्रेसिव स्टोरी थी, बट इसके कुछ डिस्ट्रेसफुल एलिमेंट्स थे, उनको भी हमने अच्छे से समझा है। तो अब हम आगे चलते हैं। गाइस कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्टडी करते हैं, मतलब विदेशी व्यापार की रचना। तो जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था उस समय पर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से ये प्रूफ होता था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने की कैपेसिटी नहीं थी। बट आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है वो काफी अच्छी स्थिति में आ गया है, क्योंकि आज हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की मीनिंग समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर किस किस टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मीनिंग समझ में आया होगा। तो देखिए आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है वो काफी बेटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स का। बट आज सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि हमारा इंडिया का जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है वो कैसा है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है टोटल एक्सपोर्ट में वो क्या हो गया, समय के साथ से कम हो गया है। इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, आज हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर गुड्स का कंजप्शन करती है, इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है समय के साथ। तो देखिए इसे और अच्छे से समझते हैं। There has been a significant decline in percentage share of agriculture items in total export। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो टोटल एक्सपोर्ट था उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कमी हुई है। उसके पीछे कारण है, उनको समझते हैं। देखिए that India started using its farm products as raw material for domestic industry। तो देखिए आज के टाइम पीरियड पे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, मतलब जिसे आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल की सप्लाई कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसलिए हमारे जो एग्रीकल्चर गुड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कहां पर हो जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, और आज हमारे इंडिया के अंदर फिनिश गुड्स की सप्लाई अच्छी खासी होती है। सेकंड रीजन देखिए, दैट ए सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज रेज्ड द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखिए इंडिया के अंदर क्या हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होने की वजह से डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ गया है फार्म प्रोडक्ट्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों रीजंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। पहला रीजन क्या है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है
उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और उस रॉ मटेरियल की सप्लाई कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन कम हुआ। दूसरा रीजन क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसका कंजप्शन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मतलब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ज्यादा होने लग गया है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट के अंदर, टोटल एक्सपोर्ट के अंदर, वो क्या हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग कम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। मतलब जो परंपरागत वस्तुएं थी उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था टोटल एक्सपोर्ट में इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा होता था परसेंटेज शेयर। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए, उसके बाद हमारा जो कन्वेंशनल आइटम का कंट्रीब्यूशन होता था, परसेंटेज शेयर होता था टोटल एक्सपोर्ट में, उसके अंदर क्या देखने को मिला? कमी देखने को मिली। इसके पीछे रीजन है आज के टाइम पीरियड पर जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है कन्वेंशनल आइटम्स की वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कन्वेंशनल आइटम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग जूट, टी, फूड ग्रेन एंड मिनरल्स। तो देखिए, जो कन्वेंशनल आइटम्स थी जैसे जूट, टी, फूड ग्रेन और मिनरल्स, इनका बहुत हाई लेवल पे पहले क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इसलिए जो कन्वेंशनल आइटम्स थी उनका परसेंटेज शेयर टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। बट समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, कन्वेंशनल आइटम्स का परसेंटेज शेयर टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो क्या होता गया? कम होता गया। तो जो कन्वेंशनल आइटम्स थी उनका बहुत हाई लेवल पे बल्क में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट, these items constitute the bulk of India's export at time of independence। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो जूट था, टी थी, फूड ग्रेन्स थे, मिनरल्स था, इनका बहुत हाई लेवल पे एक्सपोर्ट होता था। सेकंड पॉइंट देखिए, बट विद द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द प्लेस डोमेस्टिक डिमांड ऑफ कन्वेंशनल आइटम हैज टेंड टू राइज। तो देखिए, मैंने आपको बताया जो परसेंटेज, जो कंट्रीब्यूशन या कह सकते हो जो कन्वेंशनल आइटम है उनके एक्सपोर्ट में कमी आने के पीछे एक बड़ा रीजन क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है कन्वेंशनल आइटम्स की। इसी वजह से कन्वेंशनल आइटम्स का कंट्रीब्यूशन जो है टोटल ट्रेड, टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो क्या हो गया? कम हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंगली देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंड टू डिक्लाइन, या कह सकते हो फॉल हो गया है। तो देखिए, अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो कन्वेंशनल आइटम्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के अंदर वो क्या हो गया है? समय के अनुसार कम हो गया है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है कन्वेंशनल आइटम्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की स्टडी करते हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो देखिए, आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा इंडिया, उसके अंदर क्या है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी अच्छी स्थिति में है। आज के टाइम पीरियड पर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ग्रोथ कर चुका है। इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आज क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है और इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इंडिया क्या करता है आज के टाइम पीरियड पर? मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करता है। तो इसे और अच्छे से समझते हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंड टू राइज। तो देखिए, इंडिया के अंदर जो परसेंटेज शेयर है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वो क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे रीजन मैंने बताया कि आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी ग्रोथ कर चुका है। उसके अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है और आज हमारे इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया आज इतना कैपेबल बन पाया है, जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंटली जेम्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी ऑफ गुड। तो आज के टाइम पीरियड पर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर किसी गुड का एक्सपोर्ट किया जाता है वो जेम्स एंड ज्वेलरी है। मतलब हीरे जवाहरात का इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का परसेंटेज शेयर क्या हो गया है? बहुत ज्यादा बढ़ गया है टोटल एक्सपोर्ट में। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन तीनों पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद। तो इन तीनों पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाए होंगे कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है उसके अंदर आज बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं और आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है काफी बेहतर स्थिति में है एज कंपेयर इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे। तो अब आगे चलते हैं गाइस, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्टडी करते हैं, मतलब विदेशी व्यापार की दिशा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द कंट्रीज टू विच ए कंट्री एक्सपोर्ट इट्स
गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट्स इंपोर्ट्स। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि किन किन कंट्रीज के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है और किस किस कंट्रीज के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित था। मतलब हम ब्रिटेन से ही ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते थे, ब्रिटेन को ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटेन से ही ज्यादा इंपोर्ट कर लेते थे। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे रिस्ट्रिक्टेड था, ओनली सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। 50% से ज्यादा ट्रेड हम सिर्फ ब्रिटेन के साथ में करते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए और उसके बाद से हमारा इंडिया का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो काफी एक्सपेंड हो गया और हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी संख्या में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो देखिए उसे और अच्छे से समझते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 1951। तो देखिए 1951 से आज तक जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि जो हमारा इंडिया का डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो किस स्थिति में है और पहले किस स्थिति में था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। तो मैंने आपको बताया 1951 के बाद से हमारा जो इंडिया का डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है उसके अंदर सब्सटेंशियल चेंज आपको देखने को मिला, क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, हम सिर्फ ब्रिटेन के साथ में ट्रेड करते थे। देखिए सेकंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज टेंड टू एक्सपेंड ओवर टाइम व्हिच पॉइंट्स टू आवर स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए समय के साथ से क्या हुआ, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स का जो नंबर है उसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या है आज हमारा इंडिया का जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फुटहोल्ड है वो ज्यादा हो गया है और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि आज हमारा मार्केट शेयर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए गाइस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट की स्टडी करेंगे हम। तो प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान, बेल्जियम। तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ एक दो कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, बट आज के टाइम पीरियड पर क्या है हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिनके आप एग्जांपल्स के तौर पर नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान। ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और जिनके साथ हम बहुत हाई लेवल पे क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट टू प्री 1951 scenario when our international trade was confined restricted largely to UK and USA and Commonwealth countries। तो देखिए इंडिपेंडेंस से पहले 1951 से पहले जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ किसके साथ होता है, ब्रिटेन के साथ होता था और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कह सकते हो उनके साथ ही होता था। बट आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनका नंबर क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अ नोटेबल फीचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इज दैट इन रिसेंट ईयर चाइना हैज इमर्ज एज आवर लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर। तो देखिए आज के टाइम पीरियड पर जो चाइना है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि हम चाइना के साथ बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करते हैं। सिक्स पॉइंट देखिए, यूएसए विच वाज आवर लीडिंग पार्टनर टिल 2007 to 8 हैज स्लिप्ड टू सेकंड पोजीशन। तो देखिए मतलब 2007 और 8 से पहले जो यूएसए था वो हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर था, बट 2008 के बाद से जो ये यूएसए जो है वो सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो चाइना है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। चाइना से हम बहुत हाई लेवल पे इंपोर्ट करते हैं, इसलिए चाइना का जो परसेंटेज शेयर है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में वो बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए चाइना आज हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है और यूएसए जो है वो सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। सेवेंथ पॉइंट देखिए, यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2016-17 was recorded to be 15.3%, while that UAE 11.3%, and likewise China share in India's export was recorded to be
3.7%। तो देखिए इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट है वो किन किन कंट्रीज के साथ में होता है। तो जो सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो किसको करता है, यूएसए को करता है 15.8%। तो आप समझ सकते हो यूएसए हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो हमारा 100% एक्सपोर्ट होता है ना उसके अंदर हम क्या है 15.8% सिर्फ यूएसए को करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, 9.2% के साथ यूएई है। मतलब इंडिया यूएसए के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, यूएई को करता है। और थर्ड नंबर पे आता है चाइना 4.4% के साथ में। और जो अदर कंट्रीज है उनका परसेंटेज शेयर कितना है, 70.6% है। तो आप समझ सकते हो यूएसए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं। 9th पॉइंट देखिए, एज फार एज इंडियाज इंपोर्ट इज कंसिडर्ड, चाइना हैज ऑक्यूपाइड अ फर्स्ट पोजीशन विथ 15.9% शेयर, फॉलोड बाय यूएसए 5.8%, सऊदी अरेबिया 5.2% एंड स्विट्जरलैंड 4.5%। तो देखिए ये जो चार्ट है उससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि इंडिया किन किन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा इंडिया है वो किससे इंपोर्ट करता है, चाइना से करता है 16.4%। तो हमारा अगर मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर 100 रुपए का इंपोर्ट होता है तो 16.4 रुपीज का आप किससे इंपोर्ट करते हो, चाइना से। तो आप समझ सकते हो आप चाइना के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हो, क्योंकि चाइना से हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे यूएसए 5.7%, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया 4.7%, चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड है 4.1% एंड अदर कंट्रीज कितनी है 69.1%। तो देखिए इस चार्ट से आप समझ पाओगे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे करते हैं, चाइना से करते हैं। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है आज पूरी तरीके से चाइनीज गुड्स की डिपेंडेंसी को झेल रही है। हमारी इंडियन मार्केट्स के अंदर चाइनीज गुड्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सेल होते हैं। तो हमें कुछ करना होगा जिसकी वजह से चाइनीज गुड्स की इंपोर्ट्स में कमी आ जाए। 10th पॉइंट देखिए, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो इमर्ज्ड एज आवर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर, रिकॉर्डेड अबाउट 4% शेयर इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड बिटवीन 2010-11 टू 2016-17। तो देखिए 2010-11 से 2016-17 के बीच में जो सऊदी अरबिया है उसका जो परसेंटेज शेयर है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में वो कितना है, 4% एवरेज है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो भी हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभर रहा है, लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभर रहा है। 11th पॉइंट देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड चाइनीज गुड्स have dominated the Indian markets which more than Indian goods in the Chinese market। तो देखिए हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आज के टाइम पीरियड पर किन गुड्स का बोलबाला है, चाइनीज गुड्स का बोलबाला है। हमारे इंडिया के अंदर चाइनीज गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो चाइना से इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इंडिया के अंदर होता है। इसी वजह से चाइनीज गुड्स क्या है, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं आज के टाइम पीरियड पर इंडियन मार्केट्स को, क्योंकि हमारे जो इंडियन पीपल्स है वो ज्यादा से ज्यादा चाइनीज गुड्स को खरीदते हैं, क्योंकि चाइनीज गुड्स का जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है और हमारे इंडियन पीपल्स की जो अफोर्डिंग कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे इंडियन पीपल्स कंपल्सन की वजह से, मतलब मजबूरी की वजह से ही चाइनीज गुड्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से चाइना से हम इंपोर्ट बहुत हाई लेवल पे करते हैं। 12th पॉइंट देखिए, कॉन्सिक्वेंटली आवर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैव राइज मच मोर देन आवर एक्सपोर्ट टू चाइना। तो इसी वजह से हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू चाइना वो बहुत कम है एज कंपेयर इंपोर्ट। इंपोर्ट बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर चाइना से, और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। लास्ट पॉइंट देखिए, सो दैट चाइना हैज सक्सीड मच मोर देन इंडिया इन हार्नेसिंग द गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया ने बहुत हाई लेवल पे चाइनीज गुड्स का इंपोर्ट करा, इसलिए जो इंटरनेशनल जो ट्रेड के गेन्स थे, बेनिफिट्स थे, वो चाइना को ज्यादा मिले इंडिया के कंपैरिजन में। तो इन सब पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो किस सिचुएशन में है और हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा। बट जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है, यूएसए, चाइना, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये कुछ हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
गाइस 1991 एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे। मतलब इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। तो ग्लोबलाइजेशन को अपनाने की वजह से जो हमारी पहले की पॉलिसीज थी उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। तो पहले की पॉलिसी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसे आप कह सकते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो उसकी प्लेस पे कौन सी पॉलिसी लेके आए, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो अब इंडिया के अंदर क्या हो गया, पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई गई थी जिसकी वजह से क्या था, हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। बट जब से इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म आया है, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है, उसके बाद से जो हमारा इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसके अंदर मैसिव चेंज देखने को मिला है। तो देखिए दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज टेंड टू गेन मोमेंटम ओनली आफ्टर 1990। मतलब 1990 के बाद से हमारे इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि उससे पहले जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी उसके तहत क्या था कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन देश के अंदर ही किया जाएगा। और कैसे गुड्स का प्रोडक्शन, जिन गुड्स को हम फॉरेन से परचेज करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। तो जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था। बट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाने के बाद से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक मोमेंटम आया जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हुआ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टिल 1990 वी वर रिलाइंग ऑन डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी। तो देखिए 1991 में, मतलब 1990-91 के अंदर ही न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे। तो 1990 तक क्या था, हम डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी पे रिलाई करते थे। उसका मतलब क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी। उसके अंदर क्या होता था, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। सेकंड पॉइंट देखिए, वी वर रिलाइंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी विच फेल टू यील्डिंग द डिजायर रिजल्ट। तो देखिए जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से हम अपना डिजायर रिजल्ट अचीव करने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। क्योंकि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की वजह से हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत हद तक एक्सपेंड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत सीमित रहा 1990 तक। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, इट वाज ओनली इन 1991 दैट वी वर शिफ्ट टू स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच ट्रिगर अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखिए 1991 के बाद हम किस स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हुए, एक्सपोर्ट प्रमोशन। और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद से हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसको एक ट्रिगर मिला, मतलब एक्सेलरेट मिला। हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा और इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा तेजी से मिला। तो जो 1991 के टाइम पीरियड पर जो रिफॉर्म्स हुए थे उसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हो गया था, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज हो गया था। इसकी वजह से जो 1991 ईयर है उसे क्या कहा जाता है, अ ईयर ऑफ डिवाइड। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस देखिए इस वीडियो के अंदर हमने दो टॉपिक्स की स्टडी करी। पहला जो टॉपिक था वो क्या था, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। दूसरी बात क्या थी, जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसे समझने के लिए हमने इसके अंदर 4 टॉपिक्स की स्टडी करी है। जो पहला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, दूसरा जो टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तीसरा जो टॉपिक था डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और लास्ट जो टॉपिक था अ ईयर ऑफ डिवाइड। तो इन टॉपिक्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो का टॉपिक और वीडियो को कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। गाइस अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।